नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मुद्रा जो है वो हम प्रतिदिन अपने जो भी चीज़ें क्रय विक्रय करते हैं उनके लिए उपयोग में लेते हैं। तो नॉर्मली वैसे सवाल ये भी है कि मुद्रा किस चीज़ को कहते हैं, मुद्रा का अर्थ। तो मुद्रा जो है, हमारे पास जो रुपए पैसे होते हैं उस रुपए पैसे को हम मुद्रा कहते हैं। तो सामान्य भाषा में अगर मुद्रा की बात की जाए तो ये मुद्रा का अर्थ है कि वो माध्यम है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान यानी खरीदना और बेचना। तो प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हम बाजार से खरीदते और बेचते हैं उन सब में हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो चीज़ है मुद्रा, यानी रुपए पैसे। और रुपए पैसे को ही मुद्रा कहा जाता है। और ये इसका जो आविष्कार है वो लेन देन को सरल और सुविधाजनक बनाए जाने के उद्देश्य से किया गया। मतलब लेकिन कई बार हमारे सवाल में मन में सवाल आता है कि जब हम भारत के परिदृश्य में बात करें तो कि भारत में जो अभी मुद्रा चल रही है यानी रुपये पैसे चल रहे हैं, उस रुपये पैसे को कौन बना रहा है। तो सवाल आता है, तो उसका उत्तर अपने आप जवाब में आता है कि अभी जो रुपये पैसे चल रहे हैं उसका निर्माण जो है या फिर वो बनाने की पद्धति है वो आरबीआई के पास रिजर्व है। और दूसरी तरफ आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई जो है उसकी खुद की स्थापना 1935 में हुई। 1935 से पहले आरबीआई नाम की कोई चीज़ थी नहीं। तो उससे पहले हमें बताया जाता है कि राजा महाराजा का जो कालखंड चलता था, तब राजा महाराजा जो सिक्के चलाते थे वो सिक्के चलते थे। तब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि राजा महाराजा से पहले जो है वो कैसे चल रहा था और कैसे क्या हो रहा था। तो पहले जो है कोई वस्तु हमें लेनी होती थी तो उसके बदले में क्या करते थे, दूसरी वस्तु दे देते थे। तो उस सिस्टम को आधुनिक में कहा जाता है बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले वस्तु। तो वस्तु के बदले वस्तु वाला जो सिस्टम था उस सिस्टम की कई सारी कमी थी। उस कमी को देखते हुए भी ये मुद्रा जो है उसकी शुरुआत की गई। तो मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई किसके कारण? बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, लेकिन उसमें कई कठिनाई थी और इसलिए मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। मुद्रा कई रूप में हो सकती है, ये यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं। मुद्रा के मतलब एक तरह से प्रस्तावना की बात हो रही है। तो कई रूप हो सकता है जिसमें कागज़ के नोट, सिक्के और आजकल डिजिटल मुद्रा ये सारी चल रही है। तो इन सारी चीज़ों का हम वर्णन करेंगे, लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना है। और पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर हम आगे की बात करते हैं और मुद्रा की पूरी जानकारी आपको देते हैं कि मुद्रा कैसे काम करती है और क्या होता है। तो अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको मुद्रा बताई दिया। मुद्रा का सीधा सा मतलब है रुपए और पैसे जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे देश में आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। तो ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको पहले ही परिभाषा में बताया कि मुद्रा की उत्पत्ति जो है माना जाता है कि ये बार्टर सिस्टम की जो कमी थी, उस बार्टर सिस्टम की कमी के कारण मुद्रा की उत्पत्ति हुई। इसका आधार जो है वो बार्टर सिस्टम था। तो यहाँ पे मुद्रा की उत्पत्ति वस्तु विनिमय प्रणाली की जटिलताओं में निहित है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी उस बार्टर सिस्टम की कमियों के कारण हुई। जो क्या होती थी, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था। तो ऐसे में अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मुद्रा की उस उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है वो बार्टर सिस्टम है। तो बार्टर सिस्टम क्या था? तो अब हम बार्टर सिस्टम की तरफ चलते हैं ताकि बार्टर सिस्टम को पहले आपको बता दें, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये बार्टर सिस्टम था और इसमें क्या कमी थी जो हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। तो तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि बार्टर सिस्टम की कमी के कारण हुई। तो बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाता था। एक वस्तु आपको खरीदनी है तो उसके बदले में आप क्या करते थे, दूसरी वस्तु दे देते थे। वस्तु एक ली और दूसरी दी, इस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। जैसे अनाज के बदले कपड़े, आपने अनाज दिया और बदले में कपड़ा ले लिया। ऐसा आजकल गाँव में भी चलता है। और आपने कभी जो है गांव में जो ये तरबूज है, तरबूज बेचने वाले जो लोग आते हैं, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में तरबूज लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में तरबूज होता है और उस तरबूज को कैसे देते हैं कि लोगों को बोलते हैं तुम हमें पुराना लोहा दे दो या फिर पुरानी प्लास्टिक दे दो। तो लोहा और प्लास्टिक के बदले में क्या दिया जाता है, तरबूज दिया जाता है। तो ये सिस्टम कहीं कहीं चलता है, लेकिन पहले जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो ये सिस्टम आमतौर पर सब जगह चलता था और यही होता था कि एक चीज़ लेनी है तो बदले में आपको दूसरी चीज़ देनी है। और वैसी पद्धति जो है पशु के बदले में औजार, पशु दे दिया, घोड़ा दे दिया, गाय दे दी, भैंस दे दी और उसके बदले में आपने कोई औजार ले लिया। तो इस तरह की
जो पद्धति थी वो पद्धति क्या थी, आपका बार्टर सिस्टम। और इस बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी उस कमी के कारण हम मुद्रा की तरफ आए। ये बात हमने उसकी उत्पत्ति में पढ़ी। तो अब वो कौन सी कमी थी बार्टर सिस्टम में, जो बार्टर सिस्टम को हमें बंद करके मुद्रा की तरफ आना पड़ा। तो सबसे पहली है दोहरी इच्छाओं का अभाव। दोहरी मतलब इसका अर्थ समझे, दोहरी यानी दो, इच्छा यानी जो मन के भीतर चल रहा है, जिस चीज को हम चाहते हैं वो इच्छा। तो दोहरी इच्छाओं का अभाव। लेन देन तभी संभव होता था जब दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की आवश्यकता हो और जो हमेशा संभव नहीं होता था। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या है कि अब जैसे समझ लीजिए आपके पास पैसे नहीं है आपको कोई वस्तु देनी है और वस्तु के बदले में ही वस्तु लेनी है। तो वस्तु के बदले में ही वस्तु लेनी है। ऐसे में अब आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, मतलब जैसे किसान है, किसान के पास क्या पड़ा है, गेहूं पड़ा है। अब उसे अपनी ट्रैक्टर में बुआई का समय हो गया, ट्रैक्टर में डीजल डलवाना है, तो पेट्रोल पंप पे जाए और पेट्रोल पंप के ओनर को जाके बोले कि ले भाई ये मेरा गेहूं पकड़ ले और बदले में मेरे ट्रैक्टर में जो है डीजल डाल दे। तो ये संभव नहीं है। वो कहेगा मैं डीजल का क्या, भाई तुम डीजल जो है मेरा बेचने का काम है, लेकिन मैं गेहूं का क्या करूंगा, मैं गेहूं बेचूं या डीजल, तो वो मना कर देता है। तो वैसी चीज़ जो है कि और कोई चीज़ आपके पास है, उस चीज़ को आपको देके बदले में दूसरी चीज़ लेनी है। तो दो चीज़ें, एक आपको देनी है और दूसरी आपको लेनी है। आपकी इच्छा क्या है कि इसको दे दूं और बदले में ये ले लूं, तो ये दोहरी इच्छा हो गई। तो बार्टर सिस्टम में दोहरा संयोग या दोहरी इच्छा जो होती थी उसके हिसाब से चलता था। तो उसमें दोहरी इच्छा का अभाव था कि मुझे जो बेचना है, आगे वाले से मुझे जो लेना है, उसको वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो चाहिए तो लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। तो वो कमी थी, उस कमी के कारण हमें बार्टर सिस्टम को एंड करना पड़ा। उसके बाद मूल्य निर्धारण में कठिनाई। बार्टर सिस्टम में ये भी तकलीफ थी कि मूल्य निर्धारण है वो बहुत मुश्किल था। प्रेजेंट में हम कोई भी चीज़ है, जैसे आपको घड़ी खरीदनी है, तो घड़ी खरीदनी है तो आप क्या करोगे, अपने अड़ोस पड़ोस की दुकान पे जाके पूछोगे कितने की है। लेकिन आजकल ज़माना बदल रहा है, अड़ोस पड़ोस की दुकान का ज़माना चला गया है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो आप क्या करोगे, विभिन्न जो वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, उस ऑनलाइन वेबसाइट पे गए और फटाक से आपने चेक कर दिया कि भाई इस घड़ी का क्या रेट है। तो वो उसका क्या हो गया, मूल्य निर्धारण हो गया, मतलब उसका एक फिक्स रेट हो गया। वो फिक्स रेट किस में है, पैसे में। जब पैसे ही नहीं है तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो गेहूं है, अब मतलब मान लिया कि भाई एक घड़ी का मूल्य 2 गेहूं की बोरी, लेकिन गेहूं आप खुद बाजार में जाके देखो तो गेहूं का रेट क्या है, किसी का 3,000 है, किसी का 4,000 है, किसी का 5,000 है। तो उसका खुद का उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, और उसका खुद का वैल्यू किसके हिसाब से मानी जा रही है, आजकल तो पैसे के हिसाब से मांगी जा रही है कि पैसा कितना होगा इसका, यानी उसकी खुद की रेट जो है वो मुद्रा में हो रही है। तो पहले मूल्य निर्धारण संभव नहीं था बार्टर सिस्टम में कि कौन सी चीज़ के बदले में कितनी क्या चीज़ होगी। जैसे वस्तुओं की तुलनात्मक रूप से मूल्य तय करना कठिन था, वस्तु का मूल्य कठिन था। जैसे कितने किलो गेहूं के बदले एक बकरी दी जाए, एक बकरी लेनी है तो उस बकरी में कितने किलो गेहूं होंगे, क्योंकि गेहूं की क्वालिटी का भी डिफरेंस आ गया। लेकिन अब बकरी का मूल्य 3,000 है, अब उसमें कोई क्वालिटी जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है, आपने 3,000 रुपये दिए और बकरी ले ली। हाँ, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी उसकी रेट है वो रेट दिए आपने, ले ली। उसके बाद परिवहन का, वस्तुओं का परिवहन कठिन। भाई आजकल क्या है, पैसे का ज़माना है। आप जब भी आपको नया मोबाइल खरीदना है, आप बाजार गए, फटाक से आपने क्या किया, 10,000 रुपये का मोबाइल आ रहा है, 10,000 रुपये लिए और जेब अंटी में डाले और बाजार पहुंच गए। कोई 10 रुपये ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर पहले वाली पद्धति चल रही है, बार्टर सिस्टम, कि एक मतलब 10,000 का मोबाइल है, उसके बदले में आपको गेहूँ देना है, तो 3,000 रुपये अगर गेहूँ का भाव है तो 3 बोरी गेहूँ यानी 9,000 रुपये का हुआ, तब भी आपका मोबाइल नहीं आ रहा है। तो 3 बोरी गेहूं ले जाना आसान काम थोड़ी था। तो परिवहन उसका क्या है, बहुत मुश्किल था। एक चीज़ ले जाओ बदले में दूसरी लाओ, तो परिवहन बहुत मुश्किल था। तो फिर कैसे होता, बहुत मुश्किल टफ टास्क थी। तो उस टास्क को भी सीमित करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद संचय की समस्या, ये तो सबसे बड़ी समस्या थी, जो आपको पहले में एग्जाम्पल दिया कि दोहरा सहयोग। यानी किसान क्या करता है, डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप के ऑनर के पास जाता है और पेट्रोल पंप के ऑनर को जाके बोलता है कि तुम मेरा गेहूं ले लो और बदले में डीजल भर दो। अब उसने ये कर भी दिया। अब ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 20, 100, 1,000 सारे किसान ऐसे ही आ रहे हैं। अब उसके पास गेहूं कितना हो गया, अब उसने गेहूं को वो कहाँ स्टोर करेगा। अगर मान लिया उसने स्टोर कर भी दिया तो गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेगा, 10 साल। 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर कीटाणु लग जाएंगे
उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी होगी और वो ख़त्म हो जाएगा, पुराना जैसे होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो, जो पैसे हैं उसको आपने बैंक में डाल दिए, तो बैंक में डाल दिए तो वो तो कभी ख़राब नहीं होगा, तो उसमें क्या है, संचय संभव है, लेकिन उसमें संचय असंभव है। अब ये संचय की समस्या में इसमें जो लिखा है हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। हाँ, तो यहाँ संचय की समस्या में सभी वस्तुएं संग्रहण योग्य नहीं होती है, जैसे फल या दूध जल्दी खराब हो जाते हैं। फल और दूध क्या है, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो भाई ऐसा है कि गेहूं तो फिर भी 10 साल तक स्टोर कर लिया आपने, लेकिन अगर वो किसान बोले कि दूध दे दे, दूध ले ले और बदले में डीजल दे दे, तो वो दूध कितने टाइम तक रहेगा? तो वस्तु के बदले जो वस्तु थी उसमें स्टोरिंग की कमी थी और जिसके कारण वो खराब थी। उसके बाद विभाजन और असुविधा। विभाजन यानी वस्तु को बीच में से बांट देना। विभाजन की असुविधा, कुछ वस्तुओं को छोटे हिस्से में बांटना मुश्किल होता है, जैसे गाय या औजार। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है आधी गाय दे दे कि भाई एक गाय की वैल्यू कितनी है, 3 बोरी, तो मेरे पास 3 बोरी है नहीं, 2 बोरी है, तुम ऐसा करो कि गाय का 2 हिस्सा मुझे दे दो और 1 हिस्सा तुम रख लो। तो ऐसा संभव नहीं है। तो इतनी चीज़ों का स्टोरिंग के बाद बांटना भी मुश्किल था। औजार में भी ऐसा ही है, तलवार आधी मुझे दे दे आधी तू रख ले, तो ऐसा संभव नहीं है। इतनी चीज़ अगले के पास नहीं है तो उसे बांटा नहीं जा सकता था और उसका बांटकर उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन प्रजेंट में कुछ चीज़ों का, सारी चीज़ों पे अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ चीज़ों का, लेकिन प्रजेंट में पैसे आप 10,000 में मोबाइल लेके आए तो वो 10,000 दुकानदार के पास गए तो दुकानदार उसमें 5,000, 1,000, 2,000 कैसे भी उपयोग ले सकता है। उसके बाद जो लास्ट है, ऋण और उधारी में कठिनाई। अब जो है प्रजेंट में भविष्य में चुकता करने के लिए वस्तुओं को स्थिर नहीं रहता है, मूल्य स्थिर नहीं रहता है, जिससे उधार या ऋण देना कठिन होता था। अब जैसे आज गेहूं का मूल्य देख लीजिए, कभी गेहूं का मूल्य 3,000, अगले दिन तो नहीं होता है, लेकिन 4-6 महीने बाद 4,000, उसके बाद जब उसका फसल आती है तो फिर मूल्य डाउन हो जाता है। तो मूल्य क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस टाइम अगर गेहूं के बदले गेहूं, तो जब उसका मूल्य ज़्यादा है तब आप 1 बोरी गेहूं ले जा रहे हो और फसल आई तब आप वापस दे रहे हो, तो वो स्थिरता नहीं रहती थी। लेकिन प्रेजेंट में जो है मूल्य निश्चित हो गया है, तो अब वो वाली समस्या भी समाप्त हो गई है। तो ये सारी कमी थी। और वापस इसको शॉर्ट में समझे, सबसे पहले दोहरी इच्छाओं का अभाव, यानी क्या होता था कि आपको कोई चीज़ लेनी है तो बदले में आपको जो दे रहे हैं, आप जो चीज़ दे रहे हैं वो अगले को भी चाहिए, तो ये दोहरी इच्छा होना जरूरी था। उसके बाद मूल्य निर्धारण में कठिनाई, किसी भी चीज़ का मूल्य आसानी से तय नहीं होता था, क्योंकि प्रेजेंट में मूल्य किस में तय हो रहा है कि किसी भी चीज़ का रेट जो है वो लिखा रहता है इतने रुपए। फिर उसके बाद वस्तुओं का परिवहन कठिन, जब वस्तु के बदले वस्तु, तो अब 4 बोरी मोबाइल का मूल्य हो गया तो 4 बोरी गेहूं ले जाना बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद संचय की कमी, जैसे दूध वगैरह है वैसे, हालांकि गेहूं को भी देख लीजिए, ज़्यादा लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। और विभाजन की असुविधा, गाय बकरी ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, विभाजन नहीं कर सकते। और ऋण में उद्यम में कठिनाई, ये सारे कारण जो थे, उन कारणों के कारण बार्टर सिस्टम क्या हो गया, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और बार्टर सिस्टम जब फ्लॉप हुआ तो बार्टर सिस्टम की असफलता के कारण ही मुद्रा का उद्भव हुआ, मुद्रा की उत्पत्ति हुई। तो बार्टर सिस्टम के कारण ही हुई। अब जो आधुनिक मुद्रा चल रही है, हम अब चलते हैं आधुनिक मुद्रा जो है उसकी परिभाषा क्या है और किस तरह से फंक्शनिंग करती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया कि बार्टर सिस्टम की कई सारी कमी थी, उस कमी के कारण मुद्रा की शुरुआत हुई। तो मुद्रा जो है वो एकदम से आधुनिक स्टेज में नहीं पहुंची। तो मुद्रा की जो प्रक्रिया है वो विकसित कैसे हुई, हम पहले उसकी बात कर रहे हैं कि आधुनिक मुद्रा कैसे बनी। तो सबसे पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जो आपको पहले ही बता दिया, जिसमें क्या होता था, वस्तु दो और वस्तु लो। उसके बाद जब वस्तु विनिमय खत्म हुआ तो फिर क्या हुआ, प्राकृतिक मुद्रा की शुरुआत हुई। जैसे विशेष वस्तुएं, अनाज, नमक, गाय आदि को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा कि इतना अनाज दो और बदले में ये चीज़ मिलेगी। इस तरह की चीज़ें शुरू हुई। जैसे आजकल क्या आपको पता ही था, आजकल भी ये चल रहा है कि पुराना लोहा दो और बदले में तरबूज ले जाओ। तो वैसे कुछ चीज़ें फिक्स कर दी कि इन चीज़ों के बदले में ये चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद जब वो चीज़ फ्लॉप हुई तो फिर आई धातु मुद्रा। धातु मुद्रा यानी धातु क्या होता है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सारे मेटल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, धातु। तो धातु मुद्रा की शुरुआत हुई। सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ। ये हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि हमारा जो
सरकार है, वो सरकार क्या कर रही है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये ऐसे सिक्के जारी कर रही है। लेकिन उससे पहले जब राजा महाराजा का कालखंड हुआ करता था, तब सोने के, चांदी के इस तरह के सिक्के हुआ करते थे। इसके अलावा तांबे के ऐसे सिक्के हुआ करते थे। तो आधुनिक मुद्रा की शुरुआत जो है वो उन धातु मुद्रा के साथ ही हुई है, सिक्कों के साथ हुई है। और सिक्कों के बाद जो शुरू हुआ वो कागजी मुद्रा, जो प्रेजेंट में चल ही रहा है। हमारा 100 रुपये का, 500 रुपये का जो नोट है वो कागजी मुद्रा है, जो कागज पर है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नोटों का चलन हुआ। सरकार या शासन जो भी है उसने उसको मान्यता दी। जो हमारा 100 रुपये का नोट है, 500 का है, उसके ऊपर आपने एक देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको जारी करता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को जो भी उसका मूल्य है, मूल्य अदा करने का वचन देता हूं। मतलब सरकार इस बात की गारंटी ले रही है। तो वो जो कागज मुद्रा है वो क्या है, सरकार की गारंटी पर है। तो वो सरकार की गारंटी वाली कागज मुद्रा शुरू हुई। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली और चेक, ये बैंक आने से शुरू हुआ। जो चेक वगैरह ये सारा सब कुछ जो चेक है, चेक भी एक प्रकार की मुद्रा है, क्योंकि बैंक में चेक जमा करवाए और आपने पैसे ले लिए। लेकिन उसमें व्यक्ति नामित है और बैंक नामित है, सब कुछ नामित है, लेकिन फिर भी वो मुद्रा का एक स्वरूप जरूर है। उसके बाद डिजिटल मुद्रा जो प्रेजेंट में चल ही रहा है। आज के युग में ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा का लेन देन है। क्योंकि आपको ऊपर वाली ना तो वस्तु विनिमय करनी है, ना प्राकृतिक मुद्रा देनी है, गाय भैंस बकरी नहीं देना है, धातु यानी सिक्के भी नहीं देने, कागज के नोट भी नहीं दे रहे और चेक भी नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पैसे आपके बैंक से कट रहा है। तो उसमें जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है, उस दौर में हम कैसे इन 6 स्टेप से गुजरते हुए इस ऑनलाइन पेमेंट तक पहुंचे हैं। ऐसे मतलब ये क्या हो गए, मुद्रा का विकास जो है उस विकास के चरण है। तो सबसे पहले जो है क्या वस्तु विनिमय चलता, फिर प्राकृतिक मुद्रा शुरू हुई, फिर सिक्के शुरू हुए, सिक्के के बाद नोट आए, नोट के बाद बैंक के चेक वगैरह आए, और चेक से चलते चलते हम आज प्रेजेंट पे क्या हो गए, डिजिटल मुद्रा तक पहुंच गए हैं। ये मुद्रा के विकास का चरण है। अब बात करते हैं मुद्रा जो है वो कैसे काम करती है और क्या होता है। तो अब क्या हो गया, मुद्रा का जमाना आ गए। बैंक नोट चल रहे हैं, चेक चल रहा है, डिजिटल मुद्रा चल रही है, सिक्के चल रहे हैं। तो ये जो मुद्रा है उस मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, अब हम कार्य की बात करते हैं। मुद्रा क्या काम आती है। सबसे पहले विनिमय का माध्यम, यानी विनिमय यानी एक वस्तु दो और दूसरी लो, तो आदान प्रदान जो है उसका माध्यम है। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य है कौन सा, विनिमय। किसी भी मनुष्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को आसान और सरल बनाना। इसी कार्य से बार्टर सिस्टम की जटिलता समाप्त हो जाती है। उदाहरण से देखिए, आप एक सब्जी वाले को 50 रुपये देकर सब्जी खरीदते हैं, या मुद्रा ने वस्तु के बदले वस्तु की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। आप बाजार में कोई भी चीज़ पैसे दो और बदले में लो, क्योंकि अब प्रेजेंट में क्या हो गया, विनिमय का एक ही माध्यम है और वो माध्यम क्या है, मुद्रा है। उसके बाद मूल्य मापन इकाई, जो हमने पहले उसके दोष में पढ़ा था कि उस टाइम जो था कि हम किसी भी चीज़ का मूल्य मापन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब मुद्रा आ गई तो किसी भी चीज़ का जो मूल्य है वो मूल्य किस में है, प्रेजेंट में मुद्रा में, कि इसका 1000, इसका 2000, इसका 5000, 7000, तो ये सारी चीज़ क्या हो गई, मूल्य मापन शुरू हो गया। जब हम बाजार में जाते हैं तो सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्धारित अथवा एक निश्चित मूल्य देखते हैं जो मुद्रा में अंकित होता है। प्रत्येक चीज़ पे क्या लिखी होती है, एमआरपी, इतने रुपए। तो अगर रुपए नहीं होते तो फिर ये मुद्रा का अंकन कैसे संभव होता। तो ये मुद्रा का जो मापन है, मूल्य का मापन है, मूल्य के मापन की इकाई क्या बन गई, मुद्रा बन गई। उदाहरण के लिए मोबाइल की कीमत 15,000 है और घड़ी की कीमत 1500 है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि मोबाइल घड़ी से 10 गुना महंगा है, क्योंकि ये एक इकाई बन गई और उस इकाई से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मूल्य का संचय, जो हमने पहले उसमें पढ़ा था, उसका संचय संभव नहीं था। दूध दिया, थोड़ी देर बाद खराब। गेहूं दिया तो अगले साल उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया और वो पुराना हुआ, उस हिसाब से उसकी रेट डाउन होती गई, उसका संचय संभव नहीं था। लेकिन अब जो है प्रेजेंट में मुद्रा का संचय संभव है, क्योंकि मुद्रा को आप बैंक में डालते हो तो ना खराब होती है और ना कुछ होता है। जैसे आपने 5000 रुपये बचाकर अलमारी में रख दिए, 1 माह बाद भी ये राशि वैसी ही रहेगी और आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका संचय संभव है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा संभव नहीं था। तो मुद्रा का जो अगला कार्य है वो कार्य क्या हो गया, भविष्य के भुगतान का साधन। भविष्य के भुगतान का साधन,
देखिए, आप किसी से अगर उधार लेते हैं तो फिर आप क्या वादा करते हैं कि भविष्य में मैं तुम्हें इतने पैसे चुका दूंगा। ये जो उधार का मामला है वो पूरा का पूरा किस पे निर्भर होता है? मुद्रा पर निर्भर होता है। मुद्रा का उपयोग उधार या ऋण चुकाने में किया जाता है, जिससे व्यापारिक लेन देन आसान होता है। खास तौर से अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस उधारी में चलता है, और जो हम उधार लेते हैं किसी से, दुकानदार से, तो दुकानदार क्या करता है? नोट करता है, और जो राशि उसने नोट की हमें भविष्य में चुकानी होती है। ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे से उधार लें तो भी हमें चुकाना होता है, और चुकाने का मापदंड क्या है? वो है पैसे। तो मुद्रा नहीं होती थी तो फिर उधार का मामला बड़ा टफ हुआ करता था, और बिजनेस तो उस टाइम नाम मात्र के हुआ करते थे। कारण क्योंकि उधार चुकाने का कोई जरिया नहीं होता था। लेकिन जब मुद्रा आ गई तो उधार चुकाने का जरिया बना, और उधारी का लेन देन जो है वो आसान हो गया। नेक्स्ट और लास्ट मुद्रा का कार्य है संपत्ति का हस्तांतरण। तो प्रेजेंट में क्या करते हैं? हम संपत्ति खरीदते और बेचते रहते हैं। तो मुद्रा के माध्यम से ही संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से स्थानांतरित की जा सकती है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर करना। यहाँ उदाहरण दे रखा है, महेश ने अपने दोस्त को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 1 लाख दिए। बदले में दोस्त ने मोटरसाइकिल के दस्तावेज सौंप दिए। अब उसने दस्तावेज सौंप मोटरसाइकिल हस्तांतरित कर दी, यानी उसने क्या कर दिए? मोटरसाइकिल के कागजात दे दिए, और किसके बदले में? पैसे के बदले में। तो पैसे जब आ गए, मुद्रा जब आ गई, तो संपत्ति का ट्रांसफर है वो बहुत ईजी हो गया। और ऐसा ही मामला प्लॉट के मामले में होता है। जब प्लॉट खरीदना है तब भी ऐसा ही किया जाता है। ये मुद्रा के कार्य हो गए, और इन कार्यों की वजह से मुद्रा की उत्पत्ति हुई। और ये सारी चीज़ें जो है वो बार्टर सिस्टम में नहीं थी। तो बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी वही मुद्रा में एडवांस है। तो बार्टर सिस्टम से ही मुद्रा आई, लेकिन बार्टर सिस्टम के भीतर जितनी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा का इन्वेंशन हुआ, और प्रेजेंट में ये मुद्रा चल पड़ी। इसकी यही जो खूबियाँ हैं उस खूबियों की वजह से चल रही है। अब मुद्रा परिचय में लगभग एंड हो गया है। अब एक चीज़ बाकी रह गई है, वो है मुद्रा के प्रकार। तो लास्ट बात करते हैं मुद्रा के प्रकार की, कि मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अब मुद्रा के प्रकार की बात करें तो मुद्रा के जो प्रकार है, सबसे पहला प्रकार है वो है आपका धातु मुद्रा। कौन सा? धातु मुद्रा। धातु मुद्रा आपको स्टार्ट में बता दिया कि बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो उसके बाद क्या आया? सबसे पहले जो मुद्रा आई वो थी सिक्के। और सिक्के किसके बने होते हैं? धातु के। इसी कारण इसे कहा गया धातु मुद्रा। जो सबसे पहले सिक्के चलन में आए और उन सिक्कों के कारण इसका नाम पड़ गया धातु मुद्रा, जो सबसे पहले देखने को मिली। और जब धातु मुद्रा खत्म हो गई तो क्या आया? कागजी मुद्रा, जो खत्म नहीं हुआ है। धातु मुद्रा चल रही है, लेकिन धातु मुद्रा में भी कुछ कमियां थी, क्योंकि इजीली एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, और उसको स्टोरिंग करना भी थोड़ा असंभव सा होता है, जंग भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए शुरू हुआ कागजी मुद्रा, जो सरकार द्वारा जारी की जाती है, या सरकार का जो रिजर्व बैंक है भारत में, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नोट जारी करता है। तो उसके बाद क्या आया? कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा के बाद बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा में चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इस तरह की जो मुद्रा है वो हो गई बैंक मुद्रा, जो बैंक में ही काम करती है। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे दिया, आपने किसी को देके उधार ले लिया। उधार ले सकते हो, लेकिन वो जाएगी कहाँ? बैंक में, जो बैंक के बिना उसका लेन देन पूरा नहीं होता है। तो ऐसी मुद्रा हो गई बैंक मुद्रा। उसके बाद क्रेडिट मुद्रा। ये इसमें उधार या ऋण के रूप में दी गई राशि शामिल होती है, जिसे बाद में चुकाया जाता है। क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा। डेबिट कार्ड में क्या होता है? पहले बैंक में पैसा जमा करो और फिर धीरे धीरे निकालो। क्रेडिट कार्ड क्या करता है? उसके उल्टा चलता है, पहले जो है खर्च करो और उसके बाद में चुका दो। तो वो भी एक तरह की मुद्रा बन गई है, क्रेडिट मुद्रा, जो बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाती है, जिसे बाद में चुकाया जाता है। उसके बाद डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, जो आजकल हम मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं। कई सारी ऐप जो है, गूगल ऐप हो गया, प्ले जो आपका फ़ोनपे, पेटीएम एक्सेट्रा, ये सारी क्या है? डिजिटल मुद्रा, जिसमें इंटरनेट और मोबाइल की लेन देन की आवश्यकता होती है। और इसे आप चाहें तो फिर आप किसी अन्य स्रोत से भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और पैसे जो है वो फिजिकली ट्रांसफ़र ना होकर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिस कारण इसे आप इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा कह सकते हैं। और लास्ट क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो प्रेजेंट में चल रही है। ये डिजिटल मुद्रा का ही एक स्वरूप है, जो ब्लॉकचेन पर आधारित होती है।
एक आदमी से दूसरे आदमी एक फिक्स एड्रेस पे चलती रहती है। और बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी का सबसे प्रचलित एग्जाम्पल है। बाकी आजकल खूब सारे चलते हैं, आपने पाई ऐप नाम सुना ही होगा, और पाई भी बिटकॉइन की तरह ही काम कर रही है। पाई का मूल्य जो है कम है और बिटकॉइन का मूल्य ज़्यादा है, और बिटकॉइन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो ये बिटकॉइन हो गया। ये मुद्रा का सबसे अंतिम स्वरूप है। तो कैसा लगा चैप्टर आपको? अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और